नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने स्टार्ट किया है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी स्पेशल बैच के लिए हिंदी फिर से। ठीक है, तो कल एक क्लास हो चुकी है, आज हम लोग उसी के आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। भाई वीडियो पूरा देखा करें, कहीं पर भी स्किप ना करा करें, और अच्छा लगा किया करें तो लाइक कर दिया करें, कमेंट किया करें, शेयर कर दिया करें। ठीक है, ताकि और लोग भी जुड़ें और अच्छा लगे मुझे पढ़ाने में। बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग हिंदी। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। तो कहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था? हम लोगों ने छोड़ा था व्याकरण को स्टार्ट किया था, और मैंने बताया था कि व्याकरण, हिंदी व्याकरण को समझने के लिए हम लोग हिंदी में व्याकरण को समझने के लिए हिंदी को 3 भागों में बांट देंगे। एक तो वर्ण, दूसरा कौन शब्द, और तीसरा वाक्य। ठीक है, तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? वर्ण स्टार्ट करने वाले हैं। तो व्याकरण थोड़ा सा पहला देख लेते हैं। क्या कल क्या था? व्याकरण। तो व्याकरण का मतलब क्या होता है? भली भांति समझना। ठीक है, पढ़नी ने इसे क्या कहा है? ग्रंथ ने कहा है, सॉरी पढ़नी ने ग्रंथ कहा है इसको। ठीक है, जिससे हमें 3 बातों का ज्ञान होता है: शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। व्याकरण यही समझाता है, मुख्य रूप से 3 बातें समझाता है। हिंदी व्याकरण को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हिंदी को 3 भागों में बांट देंगे: वर्ण, शब्द और क्या बचा लास्ट में? वाक्य। ठीक है, तो व्याकरण को समझने के लिए तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वर्ण से। हाँ देखिए, हिंदी में कुछ भाषाएं, उपभाषाएं होती हैं, वो हम लोग कभी और देखेंगे, अभी उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, वो अलग टॉपिक है बिल्कुल, तो उसको अलग देखेंगे। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मैंने उसको क्यों नहीं पढ़ाया, उसको भी पढ़ाना है, सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, एक भी चीज़ छूटेगी नहीं। चलिए, तो डालते हैं हेडिंग वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। यहाँ पे दोस्तों कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो आप समझ लीजिए क्या क्या। नंबर 1, पहला तो यह है कि भाषा की सबसे, देखिए हम लोग क्या, देखिए वर्ण विचार, हम लोग क्या करेंगे? वर्ण विचार देखेंगे। वर्ण विचार मतलब क्या है कि शुद्ध लेखन हो, शुद्ध उच्चारण हो, कैसे प्रयोग करेंगे, तो यही सब है वर्ण विचार। ठीक है, तो वर्ण विचार पूरा नाम इसका है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ठीक है, दूसरा देखो क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई हो या सबसे छोटी लिखित इकाई हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट बनता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। चौथा पॉइंट बनता है भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी या बड़ी इकाई या अंग। यहाँ पर भी इकाई या अंग कहें, कुछ भी कह सकते हैं। तो भाव या भावार्थ के आधार पर छोटी या बड़ी इकाई। ये 5 प्रकार से जो बातें हैं, 4 प्रकार से, ये आपको ध्यान रखनी है। क्या कौन कौन सी? देखो इसका आंसर देखो क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, वन लाइनर क्वेश्चन में हिंदी में आते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? वो होती है ध्वनि। ध्वनि पहले होती है, उसी से वर्ण बनता है। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई या छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वो होता है आपका वर्ण। ठीक है, और भाषा, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ये होती है शब्द। भाई शब्द का अपना एक अर्थ होता है ना, और उसका भाव प्रकट करने के लिए आपको वाक्य देना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। वाक्य क्या हो जाएगा? वाक्य। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, देखो अब शॉर्ट में अगर लिखते हैं, देखो भाषा की सार्थक इकाई, देखो भाषा की सार्थक इकाई में सबसे पहले क्या आता है? देखो वाक्य आता है। वाक्य,
ठीक है। फिर उसके बाद उससे छोटी छोटे की बात कर रहे हैं, ठीक है, सबसे बड़ा वाक्य। फिर देखो उपवाक्य आता है। मान लीजिए क्रम लगाने को आपसे आ जाए तो क्या कहेंगे, पदबंध। पद कोई शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा हो ये कलम, तो यही पद है, यही शब्द है, ठीक है। तो पद शब्द हो गया, अक्षर हो गया, और फिर सबसे छोटा वर्ण। दिख रहा है सही से? मैं देख लूँ एक बार। हाँ ठीक है, सबसे छोटा क्या है, वर्ण आ गया, ठीक है। समझ में आया था नहीं भाई? भाषा की सार्थक इकाई में सबसे बड़ा क्या है, वाक्य, फिर उससे छोटा उपवाक्य, उससे छोटा पदबंध, उससे छोटा पद, उससे छोटा शब्द। हाँ, पद और शब्द एक ही चीज है। उससे छोटा अक्षर, उससे छोटा वर्ण, ठीक है। तो वर्ण, इतनी चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए, अब वर्ण में सबसे पहले देखो, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तो हम लोग आज पढ़ेंगे स्वर, डिटेल में पढ़ेंगे, काफी अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी डाउट आपके होते हैं वो सारे दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो वर्ण के भेद, वर्ण के भेद कितने हैं? 2 माने जाते हैं। एक माना जाता है स्वर और एक माना जाता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, देखो स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर क्या होता है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। इंग्लिश में इसको वोवेल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूजन वाली बात ये आ जाती है कि स्वर आप लोगों ने अलग अलग पुस्तक में कई प्रकार से पढ़े होंगे। 10 पढ़े होंगे, 11 पढ़े होंगे, 13 पढ़े होंगे। आज मैं आपको एक और बताता हूँ, 14। देखो सारे डाउट दूर होंगे। अब देखिए, मैं बुक का नाम बता दूंगा, आप लोग चाहे तो उससे एनालाइज कर लीजिएगा, विश्लेषण कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्वर देखिए क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, ठीक है। व्यंजन को आज नहीं देखेंगे, व्यंजन अलग टॉपिक है, इसको अलग कवर करेंगे। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर होते कितने हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। स्वर कितने होते हैं? तो देखिए यहां पर मैं आपको लिख के दिखाता हूं, 10, 11, 13, 14। अब देखिए, इससे पहले मैंने 2 बार मैंने आपको स्वर पढ़ाया है, एक स्पेशल क्लास के तौर पर, एक जब मैंने आपको यूपी टेट के तौर पर पढ़ाया था। तो वहां पर मैंने आपको 13 तक बताया था, 10, 11, 13 ये बताया था मैंने आपको। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनेगा और कैसे आपको ध्यान रखना है। देखो पहले मैं लिख देता हूँ, स्वर कितने हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर री, गैप करते थोड़ा सा, ए, आए, ओ, औ। कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हिंदी में इस समय जो स्वर है वो है 11। हिंदी में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बात ये है, अब आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो हिंदी में स्वर कितने हैं? यहाँ पर कहाँ पे बता दूँ मैं, इससे ब्रैकेट में, यहाँ पर देखो पॉइंट में, हिंदी में कुल स्वर कितने हैं? 11, जो मैंने अभी लिखे आपके सामने। अब देखो 10 क्या चीज है? 10 अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे बने कि उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में स्वर कितने हैं, तो आपको बताने हैं 10। देखो हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, वो अलग चीज है। उच्चारण की दृष्टि से अब बताओ इसमें से कौन सा हट जाएगा? उच्चारण करने में आपको आसानी रहेगी, आ ई उ ऊ, ए ऐ ओ औ। ये री जो है उच्चारण करने में नहीं आ रहा। री का जब उच्चारण आप करेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाला री, ये री, तो आप ये करेंगे री, जैसे री, जैसे किसी का नाम ऋषि हो तो आप ऋषि ऐसे कर देंगे, ठीक है। जैसे किसी का नाम हो, क्या नाम हो, जैसे कि रिक्की ही नाम, चलो मेरा ही रख लो, तो आप रिक्की। तो देखो ये उच्चारण में नहीं आ रहा है, समझ रहे कि नहीं?
ये उच्चारण में नहीं आ रहा है री। तो री उच्चारण में ऐसा लगता है कि ये स्वर नहीं है, ये क्या लग रहा है, रा है और छोटी की पाई लगी है, इसलिए ये उच्चारण की दृष्टि से इसको नहीं मानते हैं। तो अगर उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में स्वर पूछे तो आपको 10 लगाना है। और जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है, तो उसमें ऑप्शन सारे होंगे, कोई ना कोई होगा, एक री होगा ऑप्शन, तो आप री को लगा देंगे कि ये भाई नहीं है। तो इसमें आप ब्रैकेट में लिख लो कि री नहीं है। री स्वर जो ऐसा होता है ये इससे तत्सम बनता है। अब देखो जैसे री है, आपको शायद पता नहीं होगा कि ये री कहाँ पर प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखो एक चीज लिखता हूं मैं, कृपा। तो ये जो दोस्तों कृपा, ये रा जो लगा हुआ है यही स्वर है, ये कोई पाई नहीं है, ठीक है, ये कोई अर्ध रा नहीं है, ये स्वर है, तो ये कृपा है, ठीक है। रा के जितने प्रयोग होंगे ना वो सारे आपको बताऊंगा मैं अगली क्लास में, इससे आने वाली क्लास होंगी 1-2 क्लास बाद, आपको रा के जितने प्रयोग होंगे वो सारे के सारे बताऊंगा मैं आपको। तो ये जो रा है ना ये स्वर है, ठीक है। तो उच्चारण की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो भाई ये री जो है नहीं आता है, समझ गए कि नहीं। अब देखो अगर क्वेश्चन ये बने कि परंपरागत स्वर कितने हैं, बस खाली इतना लिख दिया जाए, ठीक है। परंपरागत स्वरों की संख्या या मूल स्वर की बात कर रहे हो तो कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। हालांकि ये पूछा नहीं संस्कृत का विषय है, इसमें जो री आया है ना री, तो री के बाद क्या आता है, एक और री लिख दिया जाएगा, देखो ऐसे, ये नीचे एक और लग जाएगा और साथ में ये एक ये, तो ये जो 2 होते हैं संस्कृत के स्वर होते हैं। तो अगर परंपरागत स्वर की बात करते हैं तो उसकी संख्या 13 आती है। और देखिए जब हम बहुत पहले की बात है, बहुत पहले हिंदी में कितने स्वर थे, वो थे, अब यहाँ पर देखो पुराने समय की बात मैं करता हूँ, ये क्वेश्चन बनता नहीं है, आपको समझाने के तौर पे हिंदी में 14 लिखा है, उसको बताना जरूरी है। तो पुराने समय में हिंदी में 14 स्वर थे। अब देखो यहां पर कौन सा एक, देखो 13 तो ये हो गए, साथ में क्या होता है, एक ये ली ऐसे बना, एक और ऐसे कर दिया, तो ये होगा 14वां। ये क्वेश्चन आप इग्नोर कर दीजिए, ये लाइन आप इग्नोर कर दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सारी बातें पता हो। अब देखो अगर बात आती है मात्रा की कि मात्रा कितनी, तो मात्रा भी आपको लगाना है 10। मात्रा कितनी है, 10 लगाना है। 10 क्यों लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये छोटा आ जो होता है इसकी मात्रा नहीं मानी जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आपने ये लिखा का, अब इसमें कोई मात्रा लगी है क्या, आप सोचो। अब देखने में लग रहा है कि ये मात्रा नहीं लगी, बस खाली ये पूरा कर रहा है। अगर इसको आप इसको तोड़ देंगे तो ये अगर स्वर रहित करेंगे तो ऐसे हलन लग जाएगा, प्लस ये आ बाहर आ जाएगा, तो ये मात्रा नहीं मानी जाती है। ये खाली ये एक वर्ण को पूरा कर रहा है, व्यंजन को पूरा कर रहा है, इसलिए ये मात्रा नहीं मानी जाती, ठीक है। तो यहां पर फिर से रिपीट कर दूं कि हिंदी में कुल स्वर कितने हैं, वो 11 है, हिंदी में पूछा जाए, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से कितने हैं, 10 हैं। और यहाँ पर देखो मैंने एक चीज नहीं लिखी है, अंग और आह ये स्वर नहीं होते हैं, ये बिल्कुल नकार रहा हूं मैं, चाहे वो किसी भी बुक में लिखे हों। अंग आह स्वर नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी लिखा नहीं है, ये लिख दूं मैं यहाँ पर, अंग और आह। लोग जब 13 सोचते हैं, 13 कभी कभी ऑप्शन में 13 सोचते हैं तो 13 इसको भी गिनते हैं। बहुत लोगों की हिंदी अच्छी होती है कि भाई गिन लिया आ ई ऊ करके यहाँ तक आ गए, कहाँ हाथ ठीक लगा तो 13, तो वो सही नहीं माना जाएगा। ये किसी भी बुक में लिखा हो, लेकिन अंग आह जो है ये स्वर नहीं है, ये स्वर नहीं है, ठीक है। देखो ये जो बिंदी लगी है इसको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं, 2 बिंदु को बोलते हैं विसर्ग, इसको बोलते हैं विसर्ग। एक और स्वर आपने देखा होगा ये वाला, ये, तो देखो ये स्वर नहीं होता है, ये आगत स्वर है। ये इससे बनने वाले जितने भी शब्द होंगे वो सब विदेशी हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा हो हेलीकॉप्टर, जैसे लिखा हो हेलीकॉप्टर, तो आप ऐसे लिखेंगे। इसे लिखा हो डॉक्टर, तो आप ऐसे लिखेंगे। कॉलेज,
तो ये सब क्या है, ये आगत स्वर है, ये विदेशी स्वर है, ये ग्रहित किया गया है। तो इससे बनने वाले जो शब्द होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे आपके होते हैं विदेशी शब्द, अंग्रेजी शब्द हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हेलीकॉप्टर, डॉक्टर, कॉलेज, है ना, समझ गए होंगे। तो ये स्वर को लिखते हैं बहुत बुक वाले, बहुत बुक आपको स्वर दिखेगा, लेकिन ये स्वर नहीं रखते हैं, इसको स्वर को नहीं रखते हैं। ठीक है, आपको लगाना है हिंदी में कुल स्वर कितने, 11, उच्चारण की दृष्टि से हैं 10, इसमें री नहीं काउंट करते हैं। परंपरागत जो स्वर की संख्या होती है, यानी संस्कृत है उनकी जो संख्या है स्वर की, उसकी 13 मानते हैं। अब जो ये जो री है ना, ये वाला 2 वाला, ये हटा दिया गया, अब ये काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये काउंट नहीं करते। तो आपको समझ में बात आ गई होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, तो हम लोग आगे चलते हैं फिर। चलो, तो स्वर समझ में आ गया होगा कितनी संख्या है आपको। अब देखो, स्वर का हम लोग करेंगे वर्गीकरण, स्वर का हम लोग करेंगे वर्गीकरण। अब यहीं से सारा खेल स्टार्ट होता है कि स्वर का वर्गीकरण कैसे करते हैं। यहां पे जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो आपको याद करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो स्वर का वर्गीकरण देखो, हम डालते हैं यदि स्वर का वर्गीकरण, देखो नंबर 1 डालते हैं उच्चारण व मात्रा, मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यह क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, तो नंबर 1 देखो डालते हैं उच्चारण व मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो देखो वैसे तो मुख्य रूप से होते हैं 2 ही पढ़ते हैं, लेकिन 3 होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 3 आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कहीं पढ़ा होगा, 2 पढ़ा होगा, हर्ष और दीर्घ स्वर, लेकिन एक पुल्ल स्वर भी होता है। ठीक है, देखो तो यहां पर पहले हम लोग डाल लेते हैं नंबर 1 को डालते हैं हर्ष स्वर, हर्ष स्वर डालते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक मात्रिक स्वर, इसको बोलते हैं लघु स्वर, इसको बोलते हैं छोटा स्वर। संख्या पूछे, अब संख्या में यहां पे डाउट होता है, कहीं पर आपको लिखा होगा 3, कहीं पर लिखा होता है 4, तो मैं 4 मानता हूं। ये 4 ही आपको हर जगह ज्यादातर आपको 4 पढ़ाया जाएगा। री को नहीं मानते हैं, क्योंकि री को जब स्वर ही नहीं मानते हैं उच्चारण की दृष्टि से, तो कैसे रखेंगे यहाँ पर, लेकिन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखो एक मात्रिक स्वर है, इसमें 2 मात्रा का प्रयोग नहीं होता है, इसमें बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है। आ ई हो गया। ठीक है, तो देखो क्या क्या है, छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, छोटा ऊ है ना, साथ में री भी है, साथ में री भी है। बहुत जगह री नहीं लिखा होता, लेकिन री होता है। ठीक है, दूसरी बात देखो, अब यहां पे संख्या याद करनी है आपको। अब यहां पर देखो क्या है कि दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर होता है या द्वैमात्रिक कहें, गुरु स्वर कहें, या बड़ा स्वर कहें, या संधि स्वर करें, संधि स्वर कहें। ठीक है, कितनी संख्या होती है, 7, क्योंकि 7 4 11 होंगे ना। देखो अब जो बचेंगे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, बचेंगे जो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से देखो, कौन कौन से, जैसे बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर आपको ये वाला आगत स्वर भी दिखेगा, लेकिन मैं इसको स्वर ही नहीं मानता हूं। ठीक है, ये विदेशी स्वर है, तो मूल स्वर की अगर हिंदी में बात करते हैं तो ये बाहर से आया हुआ है, इसलिए यहां पर नहीं लिखेंगे। अगर बाई चांस अगर आ भी जाता है कि ये किस में आता है, तो ये दीर्घ स्वर में आता है। ठीक है, चलिए, तो समझ में आपको आ रहा होगा। अच्छा, संयुक्त स्वर भी होते हैं, संयुक्त स्वर भी होते हैं। तो संयुक्त स्वर देखो कैसे बनेंगे, यहां से ये 4 जो होते हैं इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। ये जो है स्वरों से मिलके बने होते हैं, जैसे आ ई से बना होता है ए, ठीक है, आ ऊ से बना होता है ओ, है ना,
आ ए से बना होता है बड़ा ए, तो मतलब ये संयुक्त स्वर होते हैं, लेकिन है स्वर ही, ये स्वर की एक श्रेणी में ही आते हैं। तीसरा आपका बनता है प्लुत। प्लुत से क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, प्लुत से क्वेश्चन नहीं बनता है। जो गूंज होती है, गूंज, वो प्लुत स्वर का ही उदाहरण होता है। कमरे की गूंज वगैरह है या पहाड़ पे आप चिल्लाते हैं, तो वो जो गूंज होती है ना, वो प्लुत स्वर है, ऐसा मानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय ले, मतलब क्या, इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो हर्ष स्वर से दुगुना समय लगे दीर्घ स्वर में, और दीर्घ स्वर से भी दुगुना समय लगे प्लुत स्वर में, तो वो होता है प्लुत स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे बोलने में, उसको बोलते हैं प्लुत। जैसे कि ओम, ओम ऐसे लिखा जाएगा यार, ओम, तो देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि लिखा हो राम, ये प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर की संख्या हिंदी में होती है शायद 8 होती है, लेकिन वो सब जरूरी नहीं है, ठीक, इतना ध्यान रखो। तो ये आपका हो गया उच्चारण व मात्रा के आधार पर स्वरों की कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। हर्ष स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, वो होते हैं 7। तो 7 4 11 हो गया, ठीक है, 7 4 11 हो गया। आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो आप फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, रख करूं मैं इसको। अब देखो, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर देखते हैं, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर इसको भी देखो। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर अब ये 2 प्रकार से होते हैं। देखिए हर बार आपको जब भी क्लास मिलेगी तो हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ठीक है। तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर कितने प्रकार से स्वर होते हैं, क्रियाशीलता के आधार पर या जीव के प्रयोग के आधार पर कितने, 2 प्रकार से। नंबर 1 देखो क्या है, नंबर 1 यानी 1 नंबर पर क्या है, जीव के भाग के आधार पर, जीव के भाग के आधार पर, ठीक है। 3 प्रकार से होते हैं ये, 3 प्रकार से होते हैं। अब जीव के भाग कितने हैं, 3 माने जाते हैं, एक अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग, ठीक है। कितने, अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग। तो लिख लो भाई यहां पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये होगा अग्रभाग, अग्रभाग हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्य भाग, और ये हो जाएगा पश्च भाग। अब देखो यहां पर ये जो स्वर है इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि कहाँ मध्य आएगा, कहाँ पश्च आएगा, कहाँ अग्र आएगा, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो 7 को फिट करना है हमें, ठीक है, 7 को फिट करना है। तो देखो क्या क्या है भाई, अग्र भाग में क्या आएगा, पश्च भाग में क्या आएगा। पहले मध्य भाग स्टार्ट करते हैं, और मध्य, इतना बस एक चीज याद रखो कि मध्य भाग से हमें स्वर को स्टार्ट करना है, एक चीज याद रखना है, मध्य भाग से हमें स्वर को स्टार्ट करना है। तो बस एक स्वर यहाँ पर आएगा, छोटा आ, छोटा आ यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद आपको ये 3 3 है ना, यहाँ पर 3 बना हुआ है पश्चिम में, यानी तीसरा पार्ट है ये, तो 3 3 बना दो यहाँ पर, 3 ये 3 ये 3 ये और 3 ये। तो ये बड़ा आ हो जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ओ हो जाएगा और औ हो जाएगा। इसमें कोई भी कठिनाई आपको नहीं होगी, समझ गए। बाकी जो बचेगा वो सब यहाँ आ जाएगा, ई, बड़ा ई, और क्या आ जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6, क्या बच रहा है यार, हाँ, ए और ए, और ये देखो कैसा कैसे लिख रहा हूँ देखो, और ये क्या हो जाएगा, री। री के साथ लूसेंट में काफ़ी दुश्मनी मनाई गई है, ठीक है। तो
लूसेंट में आपको री तो काउंट ही नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपको काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब एक बार चेक करने का समय आ गया है कि ये वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। यार क्लियर बहुत चल रहा है वीडियो। कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ धूप का भी प्रभाव पड़ता है, जबकि यहाँ पर राडें लगी हैं, ये लाइट लगी हुई है तब भी। चलो चलो, अब देखो जीभ के आधार पर हो गया ना। अब हो गया जीभ के उठने के आधार पर, जो जीभ तालु के आधार पर होता है ना, हाँ तालु के आधार पर बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन घुमा फिरा के जैसे भी बने आप कर ले जाए, आप कभी चूके ना इससे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, जीभ के उठने के आधार पर, या तालु के आधार पर, ऐसा लिख लो, तालु के आधार पर, तालु के आधार पर। देखो बस खाली आपको बस यही याद करना है, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं करना। हालांकि इसका फार्मूला ये तालु ये होता है, जैसे कि जो हमारे दांत होते हैं, दांत के ऊपर जो है यहाँ पर तालु होता है, तालु, और ये जवान होती है, जवान जानते हैं आप लोग। अच्छा आप लोगों ने गौर किया होगा, जवान जब हमारी रेस्ट करती है ना, जब हम लोग बोलते नहीं है तो हमेशा तालु के साथ चिपकी रहती है। आप कभी गौर करना, ऐसे चिपकी रहेगी। अगर आप जवान को दांत के पास रखते हैं तो आपको थकान महसूस होगी। जब भी आप नहीं बोलते हैं, चुपचाप शांत बैठे होते हैं, तो आपकी जवान जो है तालु में लगी होती है। तो देखो क्या होता है कि जैसे कि इसमें क्या है, संवृत है, अर्धसंवृत है, निवृत है, अर्धनिवृत है। निवृत को कभी कभी किसी किसी बुक में विवृत भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सीधे उसका डायग्राम नहीं बनाते हैं, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है, वो मुझे तक भी समझ में नहीं आता है। आपको बस याद ही करना पड़ेगा इसको। तो ये देखो क्या है, 4 प्रकार से हैं ये, ठीक है, 4 प्रकार से। क्या क्या है, संवृत, अर्धसंवृत, निवृत, अर्धनिवृत। देखो आपको स्टार्ट कहाँ से करना, आप यहाँ से करिए, निवृत से। बड़ा आ इसमें आता है भाई, इसमें क्या आता है, बड़ा आ आता है बस। बाकी आप जो अब देखो, जो इसमें क्या होगा, जो बड़े स्वर होंगे ना वो इसमें आएंगे, जो छोटे स्वर जो होंगे ना, छोटे स्वर वो इसी में आएंगे, सब नहीं। देखो 3 आएंगे, 3, छोटा आ आएगा, ए आएगा, और ये ओ आएगा। अब अर्धसंवृत में देखो क्या है, यही चीज देखो आएगी। आपको ये भाई याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, ए आएगा, ओ आएगा, 2 इसमें आएंगे। अब बाकी बचे हुए इसमें चले जाएंगे, ठीक है। वो कौन चले जाएगा, ऐसे ई है और ये री, और नहीं अभी बच रहे हैं भाई इसमें ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जो मैंने आपको 14 बताया समझाने के तौर पे, जो स्वर बताए थे 14, वो नालंदा बुक में है। आप चाहे तो नालंदा बुक में आप देख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर 14 समझाया गया है, ठीक है ना। और जो लिरी होता है, लिरी वो हर्ष स्वर में माना गया है। हाँ लिरी उसमें जो है वो हर्ष स्वर में माना गया है। वो संस्कृत की बात अगर होगी तो होगी, मुझे नहीं सही से पता, क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं पता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको अगर हिंदी व्याकरण आती है तो आपको संस्कृत आती हो, और ये तो कंपटीशन लाइन है, यहाँ तो कुछ भी किसी को आता है, कुछ भी किसी को नहीं आता है। तो देखो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर बाद में बात करते हैं आगे, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, अभी देखते हैं आगे, अभी खत्म नहीं हुआ है स्वर। अब देखते हैं ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, यानी होंठ की आकृति के आधार पर ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर ये कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार से होते हैं। और ये बहुत ही सरल है, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। एक तो है वृत्तिमुखी और दूसरा है आवृत्तिमुखी। देखो वृत्ताकार या आवृत्ताकार ऐसे बोलते हैं, या मुखी कर दो। इसमें क्या है दोस्तों कि जो स्वर होते हैं, स्वर को बोलने में जिससे हम लोग स्वर बोलते हैं आ ई उ,
तो देखो हमारी होंठ की आकृति कुछ बन रही है। तो वृत्ताकार मतलब गोल होता है, आपने वृत्त पढ़ा होगा, वृत्त मतलब सर्किल, गोल होता है। तो ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जो जिसको बोलने पर हमारे होंठ जो है गोल हो जाते हैं, और ऐसे कौन से स्वर बचेंगे जिसको बोलने से हमारे जो होंठ है वो गोल नहीं होंगे। बस इतना सिंपल है, आप खुद बोल के देख सकते हो। जैसे आ है, आ, इसमें तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। ई में भी कुछ नहीं हुआ, बड़ी ई में नहीं, लेकिन ऊ बोलेंगे, ऊ, तो मेरे होंठ देखो ऊ गोल हो गए। बड़ा ऊ बोलेंगे तब भी देखो गोल हो जाएंगे, ठीक है। ए आए, इसमें गोल नहीं हो रहा है। ओ आओ, ओ आओ, इसमें देखो गोल हो रहा है। तो 4 स्वर ऐसे हैं जो वृत्तिमुखी होते हैं। तो वृत्तिमुखी मतलब क्या, 4 ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर जो कौन कौन से हैं वो है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और ये बड़ा ओ। अब ये 4 ही तो हैं, इनको आप बोल कर देखो, खुद ही आपके होंठ जो है वो गोल हो जाएंगे। बाकी बचेंगे कौन कौन से, देखो छोटा आ बचेगा, छोटी और बड़ा आ बचेगा, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, आई। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे, वो 4 हो जाएंगे। बस इतना सिंपल है, खाली कुछ भी नहीं है। और हाँ, वृत्तमुखी में ये भी आता है, ये भी इसको ध्यान रखो, ये जो आगत स्वर होता है ना, ये वाला, ये भी आता है वृत्तमुखी में। आगत स्वर क्या है, दरअसल बात ये है कि ये विदेशी स्वर है, ठीक है। इससे जितने भी शब्द बनेंगे वो सारे के सारे अंग्रेजी में बनेंगे, मैंने आपको अभी बताया। और ये जो मैंने स्वर बताया था आपको, ये अंग और आह, ये जो स्वर में गिनते हैं हम लोग, अंग आह, इसको क्या बोलते हैं, इसको अयोगवाह बोलते हैं। तो हिंदी में पूछे अयोगवाह की संख्या कितनी है, तो 2 है, अंग और आह। समझ गए कि नहीं? चलिए अब देखो आगे और चलते हैं। अब कौन सा बचेगा, कौन कौन से देख लिए, मात्रा व उच्चारण के आधार पर देख लिए, जीभ के आकार पर देख लिए, होंठ के आकार पर देख लिए। अब क्या बचेगा यार, हाँ अब बचता है जो नाक से जो वायु निकलती है ना, वायु, और नाक और मुंह से जो वायु निकलती है उसके आधार पर 2 प्रकार से होते हैं भाई। ठीक है, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, कितने होते हैं, 2 होते हैं, हाँ 2। एक तो अनुनासिक, एक निर्नुनानुनासिक। मैं हमेशा अटकता हूँ, निर्नुनानुनासिक ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो, एक होता है अनुनासिक, अनुनासिक, एक होता है निर्नुनानासिक, ठीक है। अब अनुनासिक में कैसे है, जैसे कि ये देखो, जैसे कि लिखा हो आ, ई, तो ये ऊपर चंद्र बिंदु रख दो तो ये अनुनासिक हो जाएगा, और ना रखो तो निर्नुनासिक हो जाएगा। ये खाली आ और ये ई, ठीक है। आज लगा दो यहाँ पर, ये आज लगा दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। अब जातीय के आधार पर देख लो भाई, ये भी बचा है। जातीय के आधार पर, जाति के आधार पर 2 प्रकार से, एक होता है सजातीय, एक होता है विजातीय। देखो जैसे आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ। अब ए आई नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो अलग चीज़ है, ये वो संयुक्त स्वर है। तो ये बाकी सारे कैसे देखो, जैसे देखो आ और ई, ये है सब विजातीय है, ठीक है। ई है, ऊ है, ये सब विजातीय है। समझ गए? अच्छा, जितने भी स्वर होते हैं वो सारे के सारे सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं भाई, ठीक है। तो समान जाति वाले और असमान जाति वाले, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। चलिए
तो सभी स्वर स्वरों से सब कुछ हो गया, तो कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से, स्वर में कुछ बचा नहीं है। तो आपको कुछ लगता हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने ये छोड़ा है। वैसे मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके आगे कुछ। तो हर बुक में अलग अलग लिखा है। हिंदी में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि हर बुक में अलग अलग लिखा है, तो हमेशा लोग कन्फ्यूज ही रहते हैं। जब तक अच्छा अध्ययन नहीं करेंगे तब तक कुछ बातें क्लियर नहीं होती हैं। तो क्लास अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा अच्छी अच्छी। चैनल को जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कोई डाउट अगर होता है तो आप लोग निसंकोच होकर पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।